Okay, Assalamu alaikum everyone and welcome to lecture 26. Today we will discuss about C13 NMR and some aspect of this technique for the structure elucidation. Before I start, anyone who want to ask question from proton NMR spectroscopy? Excuse me, sir, I have a question. Yeah. सर आई वाज डूइंग द असाइनमेंट डेली एंड सर एक मुझे बात आपने लेक्चर में बताई थी मगर वो कोई कंफ्यूजन है तो सर अगर सर हमारे पास उन्होंने एक दे दिए सब्सिक्वेंट फार्मूला जिसमें लाइक C5H8O है एंड Mm-hmm. सर उसकी जो नीचे हमने स्पेक्ट्रम देखा है उसमें सर उसकी इंटीग्रल जो है सर वो 1+1 है लाइक 2 है और ऊपर जो दिया हुआ वो 5 शो कर रहा है एंड सर उसमें ओ इंक्लूडेड भी है तो सर उसको हमें फिर भी मॉडिफाई करना है फॉर्मूले को या नहीं करना। वेल डिपेंड करता है कि सिचुएशन अगर तो जैसे आप कह रहे हैं कि इंटीग्रल 1 to 1 है तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल इज हाईली सिमेट्रिकल। तो आपने कोई एक कॉमन डिनोमिनेटर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करके आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके करेक्ट होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर एक सिंपल एग्जांपल लें कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें 8 हाइड्रोजन है और उसमें दो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब दो पीक उसमें जनरेट होंगी और अगर कोइंसिडेंटली उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, मतलब 4+4 का है, तो उसकी जो इंटीग्रेशन आपको देंगे वो 1 to 1 ही होगी। तो फिर आपने वहां से जस्टिफाई करना है कि टोटल हाइड्रोजन 8 हैं और टोटल इंटीग्रेशन 2 है। तो आप 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो फैक्टर 4 आ जाता है। तो फिर आप 4 से दोनों इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो एक सिग्नल के नीचे जो है वो 4 हाइड्रोजन है तो दूसरे सिग्नल के नीचे भी 4 हाइड्रोजन आ जाए। तो टोटल जो है 8 हाइड्रोजन के बराबर आपका स्पेक्ट्रम हो। तो ओके सर। आपके स्पेक्ट्रम में और फार्मूला में नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी सेम। ओके। अगर इस तरीके से है कि कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से बराबर हो जाती है तो फिर भी आपको फार्मूला चेंज नहीं करना होता। ओके और लास्टली, इफ इन एनी स्पेक्ट्रम फार्मूला इज गिवन यू डोंट नीड टू चेंज इट। whatever you have to do is just to play with the spectrum and figure out the relative proportion of different hydrogens. Okay, formula अगर ओके दिया सर। हुआ है तो don't change it. एक्नॉलेज सर। थैंक यू। Welcome. All right, so किसी और का कोई क्वेश्चन प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से? चले। So C13 spectroscopy is a very useful technique, or okay. So if you use the C13 spectrum together with proton spectrum, then you can map out or delineate the CH skeleton of a molecule. Okay, so that means कि both technique proton and C13 जब आप इनको इकट्ठा इंटरप्रेट करेंगे तो CH जो skeleton है वो आप सारे का सारा पूरा मॉलिक्यूल का फिगर आउट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर डेटा भी अगर इनके साथ अगर आप मिला दें, यू प्रैक्टिकली डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम अदर टेक्निक लाइक मास स्पेक और यूवी। तो उन टेक्निक की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो यू हैव C13, you have proton and you have IR, then carbon skeleton will be coming from these two techniques and functional group will be coming from IR, and then you are done with the spectrum of molecule. And this, this is very useful technique so that you don't need to make your hand dirty
in the typical laboratory to find out the identity of a compound. जैसे अगर आपको एक पाउडर मिलता है, कोई भी बंदा कहता है कि what is this powder, तो आप उसको chemically अगर analyze करें, it will take a long time and you have to perform many experiment and reaction to figure out the identity of compound. But look at these three spectroscopic technique. If you have data from them, you don't need to do all those things. So C13 can determine the non-equivalent carbon. So जिस तरह हाइड्रोजन जो NMR है, उसमें हम नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन डिटरमिन करते हैं, तो C13 में नॉन इक्विवेलेंट कार्बन डिटरमिन करते हैं, कार्बन की टाइप. फॉर एग्जांपल CH3 is different than CH2, so you can easily identify these carbons. Aromatics and carbonyl, so all these type of carbons, they are different, and by C13 you can identify these moieties in your molecule. C13 follow the same principle as you have learned from proton NMR spectroscopy. इसमें जो resonance है, that take place in the same way. Although small difference है उनके अंदर, but principle same है. Principle का क्या मतलब है कि carbon nucleus is a tiny magnet and it start wobbling in the presence of applied magnetic field. और उस वॉबलिंग जिसको हम टिपिकली कहते हैं प्रीसियन, तो उस प्रीसियन की एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओके, सो कार्बन 13 की लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है, एंड इफ यू प्रोवाइड radio frequency with the same frequency, then carbon nucleus will undergo resonance. It will absorb that energy, it will go to a higher energy state, and on coming back to the ground state, it will release that energy, और उस energy को हम read करते हैं in the form of C13 signal. So the principle are identical to the proton NMR. In general, C13 spectrum are easier to interpret than the proton. उसकी reason मैं आगे जाके बताऊंगा. Okay, but you have to keep in mind that both proton and C13 that must be used together for the determination of structure. Okay, so आप में से कुछ लोग जो आगे केमिस्ट्री में रिसर्च करेंगे एसप्रोज में, तो अगर आप लोग सिंथेसिस करते हैं या आप कोई न्यू कंपाउंड जो है आइसोलेट करते हैं फ्रॉम नेचर प्रोडक्ट, then you will be using these technique a lot. तो आपको उससे पहले ये थोड़े कॉन्सेप्ट जो है वो अपने डेवलप करने हैं. ओके, अब C13 के अंदर होता क्या है? तो C13 में जो मेजर जो प्रेडोमिनेंट आइसोटोप है दैट इज C12, जो 98.9% होता है किसी भी कार्बन सोर्स का. ओके, and it has even number of proton, it has even number of mass number, then it will not have any spin. तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेजर आइसोटोप है कार्बन का दैट इज NMR इनएक्टिव. तो आपको जो दूसरा मेजर सेकंड हाईएस्ट आइसोटोप कार्बन का C13, we have to use that. All C13 NMR rely on this isotope C13, and C13 has even number of proton but odd number of neutron, and that will impart a spin. So we will have associated spin quantum number with value 1/2, and आपको पता है कि प्रोटॉन का भी 1/2 होता है, तो we will have almost identical type of situation. So 1/2 spin का मतलब यह है कि you have two spin state, low energy and high energy spin state, और मिडल में कोई स्टेट नहीं है.
तो अगर कार्बन C13 अगर आपका लो स्पिन स्टेट पे है तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करके यू कैन सेंड इट टू हाई एनर्जी स्पिन स्टेट। तो पूरी टेक्निक में हम यही करते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं और C13 जो लो स्पिन स्टेट पे है वो इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट पे चला जाता है और फिर जब रिलैक्स करता है इसको वापस आता है तो इट विल release that energy in the form of C13 signal. Okay, now there is a small issue, a small caveat in C13 spectroscopy, and that is it is not very sensitive. ये तकरीबन 600 टाइम वीकर होती है विद रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी, 6000 टाइम, सॉरी 6000 टाइम वीकर देन द रेजोनेंस ऑफ प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, एंड इसकी रीजन क्या है, दिस पार्ट यू शुड नो कि व्हाई दिस इज ए इनसेंसिटिव टेक्निक। ओके, देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। पहली तो ये है कि जो नेचुरल अबंडेंस है C13 की, इट इज ओनली 1.08%। ओके, सो आपका सैंपल जो है वो सिर्फ 1.8% मालिक्यूल 1.08% मालिक्यूल एक्टिव हैं और बाकी मालिक्यूल स्पेक्ट्रम शो नहीं कर रहे। मसलन अगर आप सपोज करें कि ये एक मालिक्यूल है और इस तरीके के आपके पास 100 मालिक्यूल है, तो इस 100 मालिक्यूल में अगर एक कार्बन है, अगर आप समझ लें कि दिस इज CH4, तो 100 में से सिर्फ एक में CH4 दैट इज NMR एक्टिव, दिस वन। क्योंकि अगर आप C13 रन कर रहे हैं तो बाकी जो 99 हैं दे आर नॉट NMR एक्टिव। तो एक तो रीजन ये है कि व्हाई इट इज लेस सेंसिटिव टेक्निक, बिकॉज द नेचुरल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप which we are measuring is only 1%. Okay, the rest of the molecule is not responding. Okay, second thing, the magnetogyric ratio of C13 is 4 times less than the hydrogen. आपको पता है कि जब आप का न्यूक्लियस एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसमें दो प्रॉपर्टी आपने देखनी है। हाउ बिग इज दिस स्पिन, सो स्पिन की जो है वो, स्पिन इज ए नॉन फिजिकल टर्म, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट फर्दर कि ये स्पिन क्या होता है, लेकिन ये आप अज्यूम कर थोड़ा सा एनालॉजी ले सकते हैं जिस तरह जमीन स्पिन करती है। तो स्पिन को अगर आप टोटल उसका जो मैस है या जो उसका न्यूक्लियस का साइज है उसके ऊपर अगर आप डिवाइड करें तो ये एक रेशियो बनती है कि हाउ बिग इज स्पिन एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज द मैग्नेटाइजेशन। तो इस रेशियो को हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। तो ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो भी 4 टाइम है। तो रूल ऑफ थंब ये है कि बिगर दिस वैल्यू बिगर इज द मैग्नेट। ओके, अब ये वैल्यू जो प्रोटॉन की थी वो अगर आपको याद हो तो वो 267.53 इंटू 10⁻⁶ रेडियन टेस्ला पर सेकेंड। तो अराउंड 4 टाइम आपकी ये वैल्यू जो है वो बिगर है फॉर प्रोटॉन और 4 टाइम लेस है फॉर C13। तो इन दो फैक्टर की वजह से जो C13 का जो सिग्नल है, जो उसकी रेजोनेंस है, दैट विल बी लेस सेंसिटिव। इसमें कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, now we are lucky that Fourier transform NMR are in business, in market. So the beauty of these instrument is that you can increase the number of scan. तो हर स्कैन जो है ना वो accumulate होता है। तो सपोज करें कि अगर आपके पास एक सिग्नल आता है which is very small और दिस इज क्लोज टू सिग्नल टू नॉइस रेशियो, तो अगर आप इस तरह के स्कैन अगर इकट्ठे करते रहें, आपने लेट्स से कि 1000 स्कैन इकट्ठा कर दिया है और फिर उनके बाद इनको ऐड कर दिया,
तो ऑफ कोर्स जो सिग्नल होगा दैट विल ऐड टुगेदर, और जो नॉइस है दैट विल कैंसल आउट, क्योंकि वो तो रैंडम होता है। तो आपके पास जो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो सिग्नल विल बी इनहांस्ड। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम नंबर ऑफ स्कैन इंक्रीज करते हैं सो दैट आपका जो सैंपल है वो C13 का सिग्नल प्रोड्यूस कर सके। ओके, नाउ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट का कंसेप्ट भी वही है जो आपने प्रोटॉन में लर्न किया था कि यू हैव ए रेफरेंस व्हिच इज कॉल्ड TMS. By the way, the structural formula of TMS is silane, which is connected with the 4-methyl group. So आपको पता है कि सिलिकॉन भी टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाती है जस्ट लाइक कार्बन। तो 4 मेथल ग्रुप इसके अंदर अटैच हैं। तो ये जो कार्बन है इसमें जो C13 की जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है, so लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS C13, ओके, इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सैंपल, ओके, और उसके बाद इसको आप इंस्ट्रूमेंट की जो मेगाहर्ट्ज है वैल्यू उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो दैट विल गिव यू ए केमिकल शिफ्ट डेल्टा इन ppm। तो केमिकल शिफ्ट जो है ना वो सेम है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है प्रोटॉन NMR से कि ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस it is bigger than the difference that we observe for प्रोटॉन NMR। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन है इनकी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑफ कोर्स लार्जर देन द लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ C13। तो उससे ये जो डिफरेंस आता है प्रोटॉन में ये डिफरेंस कम है, लिहाजा डेल्टा की वैल्यू हमें रेयरली 20 से अबव जाती है। इट इज लेस देन 20 ppm फॉर प्रोटॉन NMR। लेकिन ये डिफरेंस जब आप C13 में मेजर करते हैं तो डेल्टा इन ppm इज क्लोज टू 220, ओके। सो हम टिपिकली कहते हैं C13 के लिए हमारे पास वैल्यू है 0 से 220 के दरमियान होगी, जबकि हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में ये 0 से 20 के दरमियान आपको ppm वैल्यू मिलती है। तो दैट मीन द विंडो ऑफ C13 इज लार्जर, ओके। तो आपको स्पेक्ट्रम में जो यहाँ रीडिंग पढ़ेंगे वो 0 से 200 के दरमियान आपको टिपिकली मिलती है। तो इसलिए जो पीक है वो काफ़ी स्प्रेड आउट होती हैं, जबकि हाइड्रोजन में ये 0 से 20 हर्ट्ज तक होती है, 20 ppm तक होती है सर, ओके। तो ये आपने फ़र्क रखना है केमिकल शिफ्ट में। इफ़ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल शिफ्ट ऑफ proton and C13, then your answer should be that the window is larger and typically it has value 0 to 220, whereas hydrogen window is smaller and it has value 0 to 20 ppm for hydrogen. All right. Now, almost the same factor affect the chemical shift of C13 signal. ओके, वो कौन कौन से थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि इट कॉज डी शील्डिंग, लेकिन यहाँ डी शील्डिंग में दो फर्क आपको नजर आ रहे हैं, ओके। पहला फर्क तो ये है कि डी शील्डिंग इज लार्जर। वाई इट इज लार्जर? मसलन अगर CH की मैं बात करता हूँ और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लगी हुई है तो ये हाइड्रोजन जो है दैट इज डी शील्डेड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके। तो अब इसकी शील्डिंग जो है ना वो लेस होती है, इट इज लेस एज कंपेयर टू दिस शील्डिंग ऑफ कार्बन। सो यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो शील्डिंग कम है, लेकिन उसी मॉलिक्यूल में जब आप C13 देखते हैं तो दैट विल बी लार्जर,
लार्जर डी शील्डेड। वाई? यहाँ फर्क देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन इफेक्ट कर रही है थ्रू कार्बन, तो आपको कम से कम 2 बॉन्ड का डिस्टेंस है, जबकि C13 में इट इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो इसमें जो इफेक्ट है वो 1 बॉन्ड इफेक्ट है वर्सेस 2 बॉन्ड इन HCX। तो क्लोजनेस की वजह से डी शील्डिंग ज्यादा है। तो आपने ये लर्न करना है कि वाई the electronegativity cause the greater de-shielding than the proton spectroscopy, in proton spectroscopy। तो उसकी रीजन आपने ये दिखनी है कि 1 बॉन्ड वर्सेस 2 बॉन्ड। ओके, प्रोटॉन NMR में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होता है ये लीनियर होता है और 1-2 बॉन्ड के बाद ये खत्म हो जाता है, यानी मैक्सिमम आपने 3 बॉन्ड तक इसका इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद ये इफेक्ट ऑलमोस्ट नॉमिनल तकरीबन 0 के करीब चला जाता है। लेकिन C13 में इट रन लॉन्गर एंड इट रन थ्रू ऑल कार्बन्स। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अल्फा बीटा पे तो डी शील्डिंग होती है, लेकिन गैमा पे ये शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। दैट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग विद इन दी C13 NMR। तो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि जो प्रोटॉन NMR है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डी शील्डिंग काज करता है अप टू 2 और 3 बॉन्ड, और उसके बाद वो 0 हो जाता है। लेकिन कार्बन में ये अल्फा बीटा पे तो डी शील्डिंग काज करता है, लेकिन गैमा पे ये जाके स्मॉल अप फील्ड शिफ्ट करता है, जिसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अप फील्ड शील्ड को शील्डिंग भी कहते हैं, तो दे आर सिनोनिम। तो गैमा पे शील्डिंग होती है, उसके बाद फिर डेल्टा फिर डी शील्ड होता है। अब ये इसकी एग्जांपल देखें, ये एक अल्कोहल है जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 6 कार्बन है। तो इसमें OH लगा हुआ है। तो आप देखें कि ऑक्सीजन जो है वो डी शील्ड कर रही है इस कार्बन को, तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट डी शील्डेड कार्बन। एंड देन इट इज काजिंग डी शील्डिंग एट द बेटा कार्बन जहाँ पे 32 है। गैमा पे ये थोड़ा सा अप फील्ड है एज कंपेयर टू डेल्टा। अगर डेल्टा और गैमा की वैल्यू को कंपेयर करें तो डेल्टा इज डी शील्डेड and it is same as the beta, but gamma is little bit upfield। ओके, तो ये अनोमली आपने याद रखनी है, और इसकी रीजन ये है एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी में आपने देखा था कि अगर कोई कार्बन या कोई भी न्यूक्लियस अगर शील्डेड रीजन में आ जाए तो वहां पे आपको शील्डिंग के इफेक्ट मिलते हैं, और अगर डी शील्डिंग रीजन में आ जाए तो ये डी शील्डिंग में आ जाता है। तो अगर आप जिग जैग स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ आपके पास OH अगर रखें तो ये आपके पास अल्फा है, दिस इज बीटा एंड दिस इज गैमा। तो गैमा इज इन द डी शील्डिंग रीजन ऑफ दिस न्यूक्लियर। इस जो अल्फा बीटा है इसके डी शील्डिंग रीजन में ये वाकया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अप फील्ड इफेक्ट मिलता है, जबकि डेल्टा पे दोबारा फिर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, और एप्सिलॉन पे भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट नजर आ रहा है, और ओमेगा पे जाके ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ओमेगा पे इसकी वैल्यू वही है जो एक नॉर्मल अल्केन के मिथाइल की होती है। ओके, क्वेश्चन? ऑलराइट, अच्छा, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन जस्ट टू गिव यू सम repeat, we have SP hybridization, SP2 and SP3. So SP2 they are more electronegative because bigger S character, they have the stronger electron withdrawing effect as compared to SP3. तो इनके इफेक्ट सिमिलर होते हैं बट दे आर लार्जर। अगेन लार्जर इस वजह से हैं कि 1 बॉन्ड वर्सेस 2 बॉन्ड,
जैसे sp2 में अगर आप देखें कि कार्बन itself is the one which is sp2, लेकिन sp2 का जो इफेक्ट हम हाइड्रोजन में देखते हैं दैट इज थ्रू वन बॉन्ड. Okay, so direct effect versus the one bond effect that cause the C13 to show larger chemical, larger shift in the chemical shift. Okay. Anisotropy, again the effect of shielding and deshielding, which depend on the spatial orientation. जैसे हमने अल्कीन में इसको स्टडी किया, अल्काइन में, एरोमेटिक कंपाउंड में, आपने प्रोटॉन में जाके वही कंसेप्ट है इसमें, तो उसका इफेक्ट C13 में भी नजर आता है. ओवरऑल द रेंज ऑफ केमिकल शिफ्ट इज लार्जर फॉर कार्बन 0 to 22 एंड इट इज स्मॉलर फॉर हाइड्रोजन. मैं किसी जगह पे 0 से 12 लिखा हुआ है, किसी जगह 0 से 20 है. 0 से 20 में आप बेसिकली आपके सारे जो फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन होते हैं दे आर ऑलमोस्ट इन दिस रीजन 0 से 12 तक. बट समटाइम्स एनाइसोट्रोपी की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से चंद एक फंक्शनल ग्रुप 12 से अबव चले जाते हैं. जैसे 15 पे आपको इनोल जो है, दिस हाइड्रोजन, दिस OH अपीयर एट 15 ppm. तो इसलिए मैं उसको फॉर द सेफ साइड उसको आप लिख 0 से 20 तक कह देता हूँ. अदरवाइज नॉर्मली जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो 12 तक कवर हो जाते हैं. ओके, और इसका जो मेजर इफेक्ट है, जो मेजर रीजन है, दैट इज ड्यू टू द one bond versus the larger bond distance between the factor which is causing the shielding effect and the isotope which you want to observe. Okay, इसमें कोई question? All right, let's move. So chemical shift का चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 4 रीजन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको इन 4 रीजन पे ही बेसिकली फोकस करना है. पहला रीजन जो तकरीबन 60 ppm 0 से 60 ppm तक आपको यहाँ मिलता है, दैट इज मोस्टली द सैचुरेटेड sp3 कार्बन. नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज प्रेजेंट. तो बेसिकली आपके अल्केन्स जो है और अल्केन टाइप जो मॉलिक्यूल हैं वो आपको इस रीजन में मिलते हैं. उसमें ऑफ कोर्स जो मेथल हैं दे वर क्लोजर टू 0 and then methylene and tertiary and quaternary carbon, they are like 20 to 60 ppm range. And then we have the second region where saturated sp3 carbon is attached with electronegative atom. वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है, तो 40 से 80 के दरमियान इसकी वैल्यू आएगी. क्लोरीन और हेलोजन तो इसमें 35 से 80 और ब्रोमीन 25 से 65. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है वैसे ही केमिकल शिफ्ट जो है वो इंक्रीज होती है. देन थर्ड रीजन इज फॉर द पाई बॉन्ड, कि जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड होंगे वो आपको इस रीजन में मिलेंगे. तो ये रीजन जो है वो 65 से स्टार्ट होता है और 175 तक जाता है. इसमें अल्काइन आ जाती हैं जो कि लोअर एंड पे हैं. अल्काइन और अल्केन का वही इशू है एनाइसोट्रोपी का. जिस तरह प्रोटॉन में अगर आप देखें यहाँ हाइड्रोजन लगा होता है, तो ये 4.5 से 6 के दरमियान हमने इसकी रेंज रखी थी, और टर्शरी जो टर्मिनल अल्काइन है ये 1.9 से 2.5 तक हमने इस रेंज को पढ़ा था. तो यहाँ वही ट्रेंड आपको नजर आ रहा है कि अल्काइन जो है दे आर स्लाइटली शील्डेड एज कंपेयर टू अल्कीन, और इसकी रीजन अनाइसोट्रोपी है. और फिर एरोमेटिक रीजन है. एरोमेटिक रीजन जो है वो आपका 110 से 175 पे होता है.
जैसे बेंजीन रिंग है, अगर आपके पास बेंजीन सॉल्वेंट है, उसके जो C13 है that will appear around 128 ppm. तो एरोमेटिक रीजन आपने ये याद रखना है कि 120 से अबव अगर कोई पीक नज़र आ रही है जो 150, 120 से 150 के दरमियान, तो वो इंडिकेट करेगी एरोमेटिक रिंग को। एंड लास्टली वी हैव कार्बोनिल रीजन, जहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। इसमें एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, सारी स्पीशीज इसके अंदर आ जाती हैं। दे आर वेरी हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू, क्लोज टू 200। तो आपको 175 से 210, 220 के दरमियान टिपिकली ये प्रोटॉन मिलते हैं। ओके तो इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें इसको फर्दर एलेबोरेट किया हुआ है, क्योंकि दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके तो इसको आइडेंटिफाई करना C13 से इट इज वेरी इजियर। तो आप यहाँ देखें जितने भी कार्बोनिल हैं, इसमें जो सबसे हाई केमिकल शिफ्ट है दैट बिलोंग टू कीटोन, और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन से ये कीटोन थोड़ी सी शील्डेड रीजन की तरफ मूव करती है, दे आर स्लाइटली शील्डेड, एंड अगेन ड्यू टू द एनाइसोट्रोपी इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल। यहाँ पे ये जो एनाइसोट्रोपी इसकी होती है, तो दैट काज दिस हाइड्रोजन टू दिस कार्बन टू बी शील्डेड, दे लाई इन द शील्डेड रीजन। इस वजह से ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, दे विल बी स्लाइटली लेस केमिकल शिफ्ट वैल्यू. Aldehydes are slightly less than the ketone, and then we have all P clustered together between 160 and 180. ये कार्बोक्सिलिक एसिड की भी एक एस्टर, अमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, तो ये सारे इकट्ठी एक ही जगह पे आती है। तो नाइट्राइल इसके अंदर थोड़ा सा सेपरेट है, दे आर वेरी मच शील्डेड। तो 100 अगर आप देखें तो 115 से 125 इस रीजन में आपको नाइट्राइल की पीक मिलती है, जो ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन दिस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके सो C13 is not very good to differentiate between acid anhydride, acid chloride, amide, ester, carboxylic acid. तो यहाँ से आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, और इसको ब्यूटीफुली आप आइडेंटिफाई करते हैं बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR में all these functional group they have very unique signal. तो आप IR को C13 के साथ अगर कंबाइन करके रीड करते हैं, तो you can make distinction between peak appearing in this region. Question? All right. ओके नाउ स्पिन स्प्लिटिंग जिस तरह प्रोटॉन में होती है, तो C13 में भी स्पिन स्प्लिटिंग होती है या नहीं होती? द आंसर इज इट डिपेंड ऑन द सैंपल साइज। यानी आप ये देखें कि जो प्रोबेबिलिटी है C13 की, दैट इज ओनली 1.08%। अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें से एक मॉलिक्यूल के अंदर C13 होगी। क्या ऐसा मसलन मैं एथेनॉल की बात करता हूँ, एथेनॉल में 2 कार्बन है, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि 2 C13s आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन दिस मॉलिक्यूल? The answer is you have to multiply these probabilities with each other. So 1.08 is the probability of this carbon. The same probability for the other carbon. When you multiply it, then its probability is even smaller. Okay, so it is a very less likely that 2 C13 will be sitting next to each other. लेकिन अगर आप सैंपल बहुत ज़्यादा कर दें, अबाउट 50 मिलीग्राम प्लस आपका कंपाउंड है,
तो जो टिपिकली हम NMR रन करते हैं वो 2 से 5 मिलीग्राम के दरमियान हम रन करते हैं सैंपल। लेकिन अगर आपका सैंपल साइज बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, then there will be some molecule where two C13s are sitting next to each other. तो आप प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इशू है सैंपल साइज का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोन्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियस C13 स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग इन C13 इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ज्यादा जो मेजर है वो हम हाइड्रोजन के साथ स्पिन करते हैं। यू हैव नाउ टू मैग्नेट्स विच आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। इसको ये आपका कार्बन है, दिस इज योर हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन तो आपको पता है कि इट हैज यू नो स्पिन, सो इट इज ए टाइनी मैग्नेट, हम पीछे पढ़ चुके हैं। और C13 में भी स्पिन पॉसिबल हो सकता है। तो अब ये जो नेबरहुड में आपका हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के स्पिन को इन्फ्लुएंस करता है, इसके मैग्नेट को इन्हांस भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। डिक्रीज करेगा जब इसका स्पिन अपोजिट हो। तो जिस तरह हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्पिनिंग में देखा था कि अगर दो हाइड्रोजन आपके नेबरहुड में हैं और उनके अगर स्पिन एक साइज पे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्स टाइप मॉलिक्यूल। और अगर दोनों के स्पिन अपोजिट हैं then it is called Y type molecule। ठीक है, इसी तरीके से आपके कार्बन और हाइड्रोजन आपस में स्पिन कर सकते हैं। इस तरह की जो कपलिंग है इसको हम कहते हैं हेट्रो न्यूक्लियर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। सो इट इज नॉट होमोन्यूक्लियर, इट्स ए हेट्रोन्यूक्लियर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ऑलराइट। अब इसका जो है N+1 रूल के तहत आपका जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाता है। C13 है, इसके साथ अगर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो आपके जो नेबर हैं, नेबर 3 हाइड्रोजन हैं तो 3+1 4 आपको यहाँ पे पीक मिलेगी। सो दैट विल बी लाइक ए क्वार्टेट। और यहाँ पे दो अगर स्पिन अटैच हैं, जैसे मिथाइलिन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं तो इट विल स्प्लिट इनटू ट्रिपलेट। 1 प्रोटॉन है तो डबलेट। और अगर एक प्रोटॉन कोई प्रोटॉन अटैच नहीं है तो दैट विल रिमेन एज ए सिंगलेट। तो आपके जो C13 के जो सिग्नल है मिथाइल का दैट विल अपीयर एज ए क्वार्टेट। और मिथाइलिन का जो सिग्नल है दैट विल अपीयर एज ए ट्रिपलेट। और मिथाइन का एज ए डबलेट। और क्वाटरनरी का सिग्नल आता है सिंगल। सो इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है, जो J वैल्यू है, दैट इज वेरी लार्ज। यानी ये अगर आप इसका डिस्टेंस देखें तो ये 100 से 500 सॉरी 250 हर्ट्ज तक इसकी जो है वो सेपरेशन हो सकती है। ओके, कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमने देखा था कि ये 0 से 20 हर्ट्ज तक इसकी कपलिंग होती है। वो आगे डिपेंड करता है कि वो जैमिनल हैं, विसिनल हैं, और फिर उनके दरमियान एंगल क्या है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करके, बट यू कैन reach up to 20 hertz in case of hydrogen, but in case of carbon you can reach up to 250 hertz, and reason is again one bond versus direct attachment। okay? तो कपलिंग कांस्टेंट इसके बिगर होते हैं। अच्छा, अब इस तरह का जो स्पेक्ट्रम अगर आप रन करते हैं C13 का, जिसके अंदर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग शो हो रही होती है, you actually are getting a C13 with spin spin splitting। उस C13 स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम। ओके, ये टर्म आपने याद रखनी है। प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि आपका जो मेथल है मॉलिक्यूल का दैट विल अपीयर एज ए क्वार्टेट,
methylene will appear as a triplet, methine will appear as a doublet, and quaternary carbon will appear as a singlet. And this type of spectrum is called proton coupled spectrum, या दूसरा इसको नॉन डीकपल्ड कहते हैं, क्योंकि आगे जाके आप 2-3 और तरह के स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम में ये इंफॉर्मेशन होती है। अब अक्सर जो है जगह पे इससे इशू बन जाता है। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं, मैं इशू की बाद में बात करता हूँ। ये प्रोटॉन कपल्ड C13 है इथाइल फिनाइल एसीटेट का। तो इसमें अगर आप देखें तो कुछ पीक्स आपको वेल सेपरेटेड नज़र आ रही हैं, उसके अंदर बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है और आप उनकी स्प्लिटिंग को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ रीजन पे आप देखें कि पीक ओवरलैप कर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिटिंग पैटर्न। ओके, यहाँ अगर आप इस पीक को देखें तो दैट इज ए क्वार्टेट, और क्वार्टेट होने का मतलब ये है कि दैट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम विच ऑफ दिस मॉलिक्यूल, फ्रॉम विच ऑफ मिथाइल, दैट इज वेरी गुड। तो अगर आप दूसरे इसके बाद देखें, हमारे पास 2 ट्रिपलेट हैं। ओके, तो दैट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम 2 CH2 जो इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। और फिर हमारे पास एक सिंगलेट यहाँ पड़ी हुई है, दैट इज ऑफ कोर्स द क्वाटरनरी कार्बन। अगर आप इसकी केमिकल शिफ्ट भी नीचे देखें तो 170 के करीब अगर आप देखें तो दीज आर टिपिकली कार्बोनिल्स। और उसके बाद आप ये देखें, यहाँ पे क्लस्टर है, यहाँ सारे जो CH हैं बेंजीन के, ये कार्बन सारे डबलेट की फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं। और इसके बाद यहाँ एक क्वाटरनरी कार्बन भी पड़ा हुआ है जिस पे, यानी 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन में से 5 CH हैं और 1 कार्बन क्वाटरनरी है। तो जो क्वाटरनरी है वो तो आपको यहाँ नजर आ रहा है सिंगलेट की फॉर्म में। बाकी सारी पीक अगर आप देखें, दे आर doublets, but they are lying so close to each other that they have actually make it a very complex signal. तो यहाँ हमारे पास एक इशू जनरेट हो रहा है कि whenever we have a proton coupled C13 spectrum, there are chances that some peak will merge into each other and they will complicate the spectrum. Okay, so that will cause a big problem when we have a bigger molecule due to the overlap. Therefore there is a need कि ये स्पेक्ट्रम जो है इसमें हर कार्बन एज सिंगलेट पीक की फॉर्म में आए, एक सिंगल पीक आए, हर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन शुड अपीयर एज ए सिंगलेट। तो उस तरह का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रम। तो आपको यहाँ डिफरेंस क्या हो गया कि जो प्रोटॉन कपल्ड है उसमें स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग अपीयर होती है, और प्रोटॉन डीकपल्ड में दिस स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग इज ऑफ एंड ईच केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन अपीयर एज ए सिंगल पीक। ओके, सो इस टेक्निक में करते ये हैं कि हम जब C13 स्पेक्ट्रम को रन करते हैं तो उस वक्त जितने भी हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच होते हैं उनको रेडिएट कर देते हैं। यहाँ ये टर्म यूज होती है रेडिएशन। जैसे अगर ये अगर कार्बन है तो इसके ऊपर आप जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी आई जस्ट मेक वन हाइड्रोजन। आपका कार्बन जो है दैट इज इन लोअर स्पिन स्टेट, आप यहाँ इसको एनर्जी दे के तो इसको हाई स्पिन स्टेट में भेजना चाह रहे हैं, तो आप किस फ्रीक्वेंसी पे इसको, व्हाट लार्मर फ्रीक्वेंसी यू हैव टू गिव, वो लार्मर फ्रीक्वेंसी सॉरी रेडियो फ्रीक्वेंसी, विच रेडियो फ्रीक्वेंसी यू हैव टू गिव, दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कार्बन। और कार्बन की जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटाइजेशन पे, कि इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। वो मैग्नेटिक फील्ड किससे आता है, वो आपके जो नेबरिंग है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उससे इफेक्ट होता है, और फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उससे इफेक्ट होता है। तो अब ये अज्यूम करें
कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये जो नेबर है हाइड्रोजन, इसका मैग्नेटाइजेशन भी लोअर स्पिन स्टेट पे है, यानी इट इज अलाइंड पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो दैट मीन दिस मैग्नेट, tiny magnet of hydrogen is supporting the magnetization of carbon and that is enhancing. जब मैग्नेटाइजेशन इनहांस होगी तो लार्मर फ्रीक्वेंसी भी इनहांस हो जाएगी. लार्मर फ्रीक्वेंसी इनहांस होगी तो रेडियो फ्रीक्वेंसी भी इनहांस होगी, जो जिस पे ये रेजोनेंस करेगा. और रेडियो फ्रीक्वेंसी इनहांस हो जाए, जैसे आपके सैंपल में ये रेडियो फ्रीक्वेंसी टीएमएस से बढ़ जाए, व्हाट विल बी इफेक्ट? केमिकल शिफ्ट केमिकल शिफ्ट विल बी हायर. तो आपका ये जो सिग्नल है दैट विल बी स्लाइटली डीशील्डेड और इसमें केमिकल शिफ्ट लार्जर पे आएगा. अब अगर दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इसका दूसरा जो मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूल ए, दिस इज मॉलिक्यूल बी. इस मॉलिक्यूल बी में भी कार्बन जो है दैट इज इन लोअर स्पिन स्टेट, क्योंकि ये लोअर में होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी. और लेकिन इसका जो हाइड्रोजन है दैट इज नॉट इन लोअर स्पिन स्टेट, दैट इज इन हायर स्पिन स्टेट. तो उसकी वजह से इसकी मैग्नेटाइजेशन को ये कैंसल करेगा. तो यहाँ मैग्नेटाइजेशन लेस होगी. मैग्नेटाइजेशन लेस होने से लार्मर फ्रीक्वेंसी इस कार्बन की लेस होगी, इसकी रेजोनेंस भी लेस फ्रीक्वेंसी पे होगी और उसके बाद इसकी केमिकल शिफ्ट पे लेस पे चली जाएगी. तो एक ही कार्बन जो केमिकली एक है लेकिन उसके जो उसके नेबर हैं उसकी मैग्नेटाइजेशन डिफरेंट है, उसकी बेस पे एक कार्बन दो पीक में स्प्लिट हो जाती है. तो इसको हम कहते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग. अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे रेडिएट कर दिया इस हाइड्रोजन को. इस हाइड्रोजन को रेडिएट करेंगे तो कब क्या होगा, अब ये जो लो फ्रीक्वेंसी वाला हाइड्रोजन है ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस स्पिन स्टेट में आ जाएगा और यहाँ से कुछ प्रोटॉन रिलैक्स होके इसमें जाएंगे. तो अगर आप कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पास ये जो हाइड्रोजन जो नेबर है दैट विल बी इन एवरेज स्पिन स्टेट. कि दोनों का डिस्टिंक्ट आपने जो डिस्टिंक्शन था वो खत्म कर दिया ड्यू टू रेडिएशन. अब आप दो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी कार्बन को दे रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन को दे रहे हैं. हाइड्रोजन अपनी लार्मर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन अपनी लार्मर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहा है. अब जब ये हाइड्रोजन रेजोनेंस में आ जाएंगे तो कार्बन जो है ये दो मॉलिक्यूल अब नहीं रहे उसके अंदर. तो उसमें दोनों जो मॉलिक्यूल दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल थे, इसमें एक एवरेज टाइप ऑफ स्पिन अपीयर होता है. तो रिजल्ट क्या होगा कि ये जो दो पीक आई थी ये डिसअपीयर हो जाएंगी और उसकी जगह पे सिर्फ एक पीक ही अपीयर होगी. ओके. तो आप जब रेडिएट करेंगे, अपने साइमल्टेनियसली रेडिएट करेंगे ऑल हाइड्रोजन ऑफ द मॉलिक्यूल यूजिंग ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड प्रोटॉन रेंज. जितनी भी प्रोटॉन रेंज में फ्रीक्वेंसी हो सकती है उनका आप एक पल्स बनाते हैं और उस पल्स के साथ अपने सैंपल को रेडिएट करते हैं. तो आपका जो C13 है इट एक्चुअली सी एन एवरेज सिचुएशन बिटवीन टू स्पिन स्टेट. ओके. तो आपका स्पिन जो है, जो हाइड्रोजन का स्पिन है that will undergo rapid upward and downward transition or between two spin state, thus decoupling and spin-spin interaction between hydrogen and nuclei will be finished. Okay, so in fact आपका जो C13 है ये दो स्पिन स्टेट को नहीं देख रहा बल्कि वो एक एवरेज स्पिन स्टेट को देख रहा होता है. और चूंकि एक ही एवरेज स्पिन स्टेट है तो एक ही लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी और एक ही जो केमिकल शिफ्ट जो है उसकी अपीयर होगी. सो जो मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर हैं दे आर एक्चुअली provided with extra फ्रीक्वेंसी, ट्यूनेबल रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसको डीकपलर कहते हैं. और वो इस पर्पस के लिए यूज की जाती है ताकि
कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको डीकपल किया जाए और हर कार्बन जो है वो सिंगल पीक शो करता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि आप जो इंफॉर्मेशन थी CH3 वर्सेस CH2 वर्सेस CH वर्सेस क्वाटरनरी, ये जो डिस्टिंक्शन था ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हर पीक आपको एक सिंगलेट की फॉर्म में अपीयर होगी। तो अब आप बता नहीं सकेंगे कि इसमें मिथाइल की पीक कौन सी है और मिथाइलिन की कौन सी है। तो ये पीक आपकी डिसअपीयर हो जाती है, इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। ओके, इस तरह की ये जो डीकपल टेक्निक है या जो प्रोटॉन डीकपल टेक्निक है उसको इस तरह की नोटेशन से इंडिकेट किया जाता है। ये लिटरेचर में बड़ा कॉमन है। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट इज रेडिएटेड। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन इज रेडिएटेड व्हाइल वी आर मेजरिंग द रेजोनेंस ऑफ C13। ओके, तो इसको आपको इस जो नोटेशन है इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि लिटरेचर में इस तरह की टर्म्स यूज होती है। ऑलराइट, यहाँ पे वही स्पेक्ट्रम दोबारा दिखाया हुआ है कि प्रोटॉन कपल्ड वर्सेस प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रम C13। तो आप ये देखें कि जो मेथल का आपके पास क्वार्टरनरी एक सिग्नल था यहाँ पे क्वार्टेट, that is actually changed to a singlet peak, और फिर यहाँ पे जो ट्रिपलेट था that has been changed to single peak, और ये भी जो ट्रिपलेट है that has changed to single peak। अब यहाँ कार्बोनिल के साथ अटैच है तो we will assign a lower that shielded frequency with this CH2, और यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो that will be de-shielded, तो इसको आप हायर केमिकल शिफ्ट पे असाइन करेंगे। अब यहाँ आपकी जो CHs हैं वो भी सारे सिंगल हैं और क्वाटरनरी कार्बन भी सिंगल है। तो कार्बन नंबर 1 जो क्वाटरनरी थी यहाँ पे आपको सिंगलेट की फॉर्म में नजर आती, तो उसके नीचे एग्जैक्टली सिंगलेट की फॉर्म में है। लेकिन बाकी ये जो डबलेट हैं ये अब सिंगलेट में कन्वर्ट हो गए हैं, और ये जो कार्बन 2 और कार्बन 6 दिस इज केमिकली इक्विवेलेंट, क्योंकि इट इज इन द सेम केमिकल एनवायरनमेंट। कार्बन 3 और इनका एक ही सिग्नल आएगा, तो वो 2 और 6 वाला जो पीक है वो यहाँ पे इकट्ठी है। 3 और 5 ये केमिकली इक्विवेलेंट है, इनकी पीक इकट्ठी है। और 4 जो है दैट इज आल्सो केमिकली डिफरेंट, और इसकी पीक अकेली की एक जगह पे है। अब यहाँ देखें सिग्नल इनके दो इनहांस है। CH जो कार्बन नंबर 4 है दैट इज ओनली 1 कार्बन। 3 और 4 चूंकि इकट्ठी हो गए तो इन दोनों कार्बन का सिग्नल और 3, 5, 2, 6 दोनों का सिग्नल जो है वो बिगर है, लार्जर है। ओके, तो ये डिफरेंस आपके ज़हन में होना चाहिए कि प्रोटॉन कपल्ड और प्रोटॉन डीकपल में क्या डिफरेंस होता है। इसमें क्वेश्चन? ऑलराइट, अच्छा, एडवांटेज ऑफ प्रोटॉन कपल्ड, इसके जो है 2 एडवांटेज हैं और एक डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज नंबर 1 ये है कि इंटेंसिटी जो है पी की वो इनहांस हो जाती है। याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक मेथल है, एक कार्बन है, तो अगर प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रम में ये क्वार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक कार्बन का जो सिग्नल है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पीक्स। 4 पीक के अंदर डिवाइड होगा, इनका पूरा जो टोटल एरिया है इज इक्वल टू 1। लेकिन जब आप प्रोटॉन डीकपल करेंगे C13 तो ऑल दीज एरिया विल बी कंबाइंड टुगेदर, और उससे आपका जो सिग्नल है इंटेंसिटी ये इनहांस हो जाती है, क्योंकि आपके पास सारे जो इसके जो कंपोनेंट हैं इसके मल्टीप्लेट के दे विल ऐड टुगेदर इन इन अ सिंगल पीक। ओके, तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे ये दी हुई है कि 4 पीक जो सी मिथाइल की हैं दे विल ऐड टुगेदर
और सेकंड ये है कि एक फैक्टर है जिसको NOE कहते हैं, न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इफ वी हैव टाइम, लेकिन इट इज सफिशिएंट टू टेल यू राइट नाउ कि व्हेनेवर a nuclear overhauser effect, NO effect is present, then signal will be either enhanced or it will be decreased. अब ये इफेक्ट होता है थ्रू स्पेस, कि जब भी दो न्यूक्लियाई स्पेस में एक दूसरे के करीब होते हैं तो दे शो एन ओ इफेक्ट। ओके, ये इफेक्ट उसी तरीके का है जिस तरह आपने कपलिंग कांस्टेंट पढ़ा था, लेकिन कपलिंग कांस्टेंट में या कपलिंग इंटरेक्शन में थ्रू बॉन्ड ये प्रोटॉन कपल करते हैं, यानी हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन की जो मैग्नेटाइजेशन है इसको इफेक्ट करता है थ्रू केमिकल बॉन्ड, थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो NOE है दैट विल इफेक्ट थ्रू स्पेस, यानी ये दोनों एक दूसरे के स्पेस में कितने करीब हैं। तो यहां से नीचे जो आ रहा है तो दिस इज चेंज इन मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू कपलिंग कांस्टेंट, और जो स्पेस में आ रहा है तो दैट इज NOE। तो इनमें मेजर डिफरेंस यही है कि अगर थ्रू स्पेस है तो NOE है, अगर थ्रू बॉन्ड है तो देन इट इज कपलिंग कांस्टेंट। और दोनों में ये जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज एक्चुअली द कल्प्रेट। ये मैग्नेटाइजेशन जो है ये इसको चेंज करती है। और NOE के केस में सिग्नल इनहांस हो जाता है, जबकि कपलिंग कांस्टेंट के केस में ये सिग्नल डिवाइड हो जाता है, इट स्प्लिट इनटू डिफरेंट फॉर्म। ओके, ऑलराइट। तो डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है टाइप ऑफ कार्बन की, दैट इज लॉस्ट in case of proton decoupled C13 spectrum. Question? All right, let's move on. अच्छा, अब हम आखिर में थोड़ा सा इस पे करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के नॉन कवलेंट और कवलेंट कार्बन, बिकॉज the appearance of C13 spectrum depend on the number of non-equivalent carbon. So you should be able to tell कि कितने पीक आएंगे। फॉर एग्जांपल दिस मॉलिक्यूल, इसमें केमिकली नॉन इक्विवेलेंट या केमिकली यूनिक कार्बन कौन सी वाली है? याद रखें C13 CH3 is always different than CH2, which is always different than CH, which is always different than C. क्योंकि दे आर ऑलरेडी अटैच टू डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब आपने इसमें देखना है कि अगर डिफरेंट CH3 हैं तो वो देखें वो आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में है या नहीं है। डिफरेंट CH2 हैं, टेल यू हैव टू फाइंड वेदर दे आर इन सेम केमिकल इन्वायरमेंट और नॉट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप बताएंगे, कोई बताए कि कितने केमिकली डिफरेंट कार्बन हैं इस मॉलिक्यूल में? 4 सर। 4। कौन कौन से 4 हैं? सर एक सी होगा, एक से जो 3 CH3 एक उनका होगा, एक CH2 होगा, और एक लास्ट में जो बिल्कुल लेफ्ट में CH3 का। वेरी गुड। ये जो 3 CH3 हैं ये आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये एक ही कार्बन पे अटैच हैं और हर एक को CH2 और CH3 एक जैसा नज़र आ रहा है, तो दे आर प्रैक्टिकली सेम। तो ये इनकी तीनों की पीक एक आएगी। ये CH ये केमिकली डिफरेंट है इन CH3 से, so that is second. CH2 is always different than other type of carbon, और ये CH3 इन CH3 से डिफरेंट है क्योंकि ये CH2 के करीब है और इस क्वाटरनरी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, so it is different. So we will see 4 different peaks. इसको मैं ज़रा डिलीट कर दूं तो 4 पीक इसमें A जो है केमिकल डिफरेंट है, बी जो है मेथल हैं ये आइडेंटिकल हैं, सी और डी है।
तो इनकी हमें 4 पीक मिलेगी अलोंग विद द TMS। सॉल्वेंट इसमें जो CdCl3 है, और CdCl3 यहाँ C13 में एक ट्रिपलेट की फॉर्म में नज़र आता है। इसके बारे में हमें टाइम मिला तो हम एंड पे बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये ज़हन में रखें कि जो CdCl3 है इसका ट्रिपलेट आपको नज़र आता है अबाउट 77 ppm पे। दिस इज़ अ सॉल्वेंट पीक। TMS जो है ना वो आर्टिफिशियली ज़ीरो है, क्योंकि V of TMS माइनस V of TMS डिवाइडेड बाई मेगाहर्ट्ज़ दैट इज़ इक्वल टू 0। सो आप इसकी केमिकल शिफ्ट 0 ही रखते हैं, बाकी सबकी केमिकल शिफ्ट डिफरेंट वैल्यू पे आ रही है। अच्छा, बी जो है सिग्नल काफी इनहांस है एज कंपेयर टू अदर सिग्नल, उसकी रीजन क्या है? NOE सर, NOE सर, NOE NOE इफेक्ट। एनीथिंग एल्स? NOE का इफेक्ट मैं आगे बताता हूँ। कोई और फैक्टर आपको नजर आ रहा है जिससे ये बी का सिग्नल इनहांस हुआ है? ये बी सिग्नल है ना सर एच वो प्रोटॉन्स काफी हैं, ये, इसमें इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशंस। कार्बन, ये 3 कार्बन मिलके बी सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सी यस सर। ए में सिर्फ एक ही CH3 है। तो ये इट इज लाइक इंटीग्रल बट इट इज नॉट इंटीग्रल। ये मैं लास्ट स्लाइड पे बताऊंगा कि इंटीग्रेशन डू नॉट वर्क इन केस ऑफ C13। लेकिन आपका जो है ना थोड़ा सा सिग्नल, अगर आपके मॉइटीज या कार्बन उनकी तादाद ज्यादा हो तो सिग्नल इन थोड़ा सा टॉलर होता है। NOE आपको यहाँ नजर आ रहा है। सी और डी में अगर देखें कि ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, और ए भी एक कार्बन है, सब एक एक कार्बन के है। ये तो 3 कार्बन है ना, तो इसका तो हमने अलहदा ही कर लिया है एक साइड पे। A B C तीनों में एक ही कार्बन है, A C और D। तो C का सिग्नल जो है ना सबसे लो है, क्योंकि इसके नेबर में सिर्फ कार्बन ही है, और कार्बन की मेजॉरिटी जो है ना वो कार्बन 12 की होती है। C13 बहुत रेयर होगा कि वो इस कार्बन के अराउंड में हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो मैग्नेट है ही नहीं, तो ये अकेला ही बैठा हुआ है, तो इसको कोई NOE इफेक्ट नहीं मिल रहा, नो NOE इन्हांसमेंट फॉर दिस सी। लेकिन CH2 में अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन हैं जो इसके नेबरहुड में, 2 न्यूक्लियस हैं, 2 मैग्नेट हैं इस कार्बन के राउंड में, तो ये इसके सिग्नल को इन्हांस कर रहे हैं। इसी तरीके से CH3 का सिग्नल भी इन्हांस हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाई क्वाटरनरी कार्बन इज शॉर्टर, the peak of quaternary carbon is shorter than the peak of CH2, the answer is NOE. Okay, because there is no enhancement in case of quaternary carbon, whereas in case of CH2 and CH3 and CH even, there are tiny magnet which are close to the C13, and they can enhance the signal through space interaction, and इसको हम NOE कहते हैं। अच्छा जी, अब इस मॉलिक्यूल को देखें जरा, क्विकली बताइए कि इसमें कितनी पीक होंगी कार्बन की, क्योंकि हम सिर्फ कार्बन को देख रहे हैं, तो इसमें 6 कार्बन है, तो सिग्नल कितने आने चाहिए? टू सर। कितने? 2 3 4 5 6 3 3 टू सर। 2। कोई और बताए? ये मैं बता रहा हूँ, ये एक 6 कार्बन है। सर मुझे भी 2 ही लग रहा है। अच्छा, ये कार्बन जो है दिस वन, ये इन 2 कार्बन से डिफरेंट है। यस सर। ओके, चलें ये डिफरेंट हो। अब इसका मतलब ये भी, अब ये कार्बन दिस वन एंड दिस का, ये कार्बन केमिकली डिफरेंट है। नो सर। ओके, और ये कार्बन और ये कार्बन, ये आपस में केमिकली डिफरेंट है या सेम है? सर सेम है। ये सेम है। और ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डिफरेंट है या सेम है?
सर डिफरेंट है। डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये इससे डिफरेंट है लेकिन आपस में सेम है, तो ये एक ये होगी। दिस वन दैट इज नॉट आइडेंटिकल टू एनी वन ऑफ दैम। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर इसको देखें कि इसको डिवाइड कर दें इस मॉलिक्यूल को, तो जो तो लाइन के ऊपर आ रहे हैं दे केमिकली डिफरेंट हैं, लेकिन जो अक्रॉस आ रहे हैं दे आर मिरर इमेज, तो उसको आप डिफरेंट रखेंगे। तो इट हैज़ 4 केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन और आपके पास 4 पीक इसके अंदर आएंगी। अच्छा, अब इसके अंदर ज़रा क्विकली देखें, इसमें आप लाइन ड्रा कर लिया करें और देखा करें कि कहाँ से ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, और उस लाइन के अक्रॉस में देख लें। जी सर जल्दी ये बोलें। के अलोंग मतलब इसको कट करेंगे हाफ, आधा हो जाएगा। यस ओके, तो अब कितनी पीक आएंगी? सर। सर 2। 3 सर। चला आई गेस 3। ओके, ये और ये कार्बन डिफरेंट है, ये और ये आपस में डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है, वेरी गुड। और ये आपस में मिरर इमेज है, तो इट विल हैव 3 पीक्स। तो इसकी जो सी की पीक है दे आर केमिकली इक्विवेलेंट, और ये आप देखें कि एरोमेटिक रीजन के करीब आके डबल बॉन्ड को शो कर रही है, और बाकी ए और बी जो है ये CH2 को इंडिकेट कर रही हैं। अच्छा, यहाँ इस मॉलिक्यूल में सर इसकी इसमें 4 होगी जिस तरह पिछले वाले की। 4 होगी। इसमें 4 पीक है, वेरी गुड। और इसमें ये जो चौथी पीक है वो इस स्पेक्ट्रम में यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो इसको विंडो में यहाँ रखा हुआ है 211 पे, एंड दैट इज ऑफ कोर्स कार्बोनिल। अच्छा, इसकी पीक मोनोसब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग, 5 पीक्स होंगी इसकी। ओके चलें इसको देखते हैं। ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये दोनों आपस में सेम है 3, ये दोनों आपस में सेम है 4, एंड दिस इज 5। सो 5 पीक इसके अंदर होंगी, और दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अच्छा, डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग में भी आप देखिएगा कि अगर जो सब्स्टिट्यूशन सेम है तो आपकी बहुत ज़्यादा कार्बन आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंसी। जैसे अगर आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड है और सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट है तो फिर ये ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट, ओके। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो फिर आप इसको देखें मिरर इमेज की तरह, तो दैट विल गिव यू 3 पीक्स फॉर आर्थो, 4 पीक फॉर मेटा, एंड 2 पीक्स फॉर द पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ये उस वक्त है जब सब्स्टिट्यूएंट जो है ना ये आइडेंटिकल हो, सेम हो। ओके, इंटीग्रेशन प्रोटॉन में इंटीग्रेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बताती है, बट in C13 similar integration does not exist, and we cannot integrate C13 spectrum to find out the number of carbon। और उसकी रीजन क्या है? रीजन इज ड्यू टू द अटैच्ड हाइड्रोजन, क्योंकि जितने हाइड्रोजन ज्यादा अटैच होंगे उतना ही सिग्नल लॉन्गर होगा, and then due to the NOE effect some peaks are enhanced and some are reduced। तो इस वजह से आपको कभी भी इंटीग्रेशन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन नहीं बताएगी। सो वी नॉर्मली डोंट डू इंटीग्रेशन इन C13 स्पेक्ट्रम, ओके। ऑलराइट, इसमें क्वेश्चन जो जनरली आता है कि व्हाई वी डोंट यूज इंटीग्रेशन इन C13, तो उसका आंसर आपने इसमें से देखना है कि बिकॉज ऑफ द NO इफेक्ट the peaks can be enhanced or reduced, so there is no clear cut correlation between number of carbon and the NOE। the other one is the different relaxation time of the proton। जो
जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो प्रोटॉन रिलैक्स जल्दी होता है। और ये कंसेप्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि रिलैक्सेशन इज इटसेल्फ ए डिफरेंट टॉपिक। तो अभी आप इस तरह ही समझ लें कि जब भी आप स्पिन को एक्साइट करते हैं और वो हाई स्पिन स्टेट पे जाता है, तो वहाँ से ये नीचे जब वापस आता है तो इस प्रोसेस को हम रिलैक्सेशन कहते हैं, कि जिसमें ये अब्जॉर्ब्ड एनर्जी को रिलीज करता है। तो उसको उसका जो टाइम है ये CH3 का डिफरेंट है, CH2 का डिफरेंट है, CH का डिफरेंट है और C का डिफरेंट है। तो नॉर्मली मोर द नंबर ऑफ अटैच्ड न्यूक्लियाई, जो उसका जो रिलैक्सेशन है दैट विल बी फास्टर। और वो उसमें ये होता है कि जो अटैच न्यूक्लियाई हैं वो उसको रिलैक्स करने में सपोर्ट करते हैं। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिटेल में करेंगे। आई डोंट वांट टू ओपन ए न्यू टॉपिक एट द एंड ऑफ लेक्चर। ऑलराइट, सो जो दो तरह के स्पेक्ट्रम आप पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन डीकपल्ड एंड प्रोटॉन कपल्ड। और एक और स्पेक्ट्रम है जिसमें इस जो डिसएडवांटेज है प्रोटॉन डीकपल्ड का, उसका डिसएडवांटेज क्या था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो CH3, CH2, CH और C की जो इंफॉर्मेशन लॉस होती है वो हम ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग से एक्वायर कर लेते हैं, उनको वापस कर लेते हैं। इस टेक्निक में करते क्या है कि ये पहले हमने ये दो स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं। जो तीसरा जो है जो स्पेक्ट्रम है उसमें हम ये करते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ए पल्स which can decouple all hydrogen, we use a pulse which is little bit off to the resonance of the hydrogen. So suppose करें कि हाइड्रोजन का जो आपके पास स्पेक्ट्रम है उसमें वो कहता है कि आप 0 से 20 आप यहाँ पे यूनिट यूज कर लेते हैं, मेगाहर्ट्ज हम सपोज कर लें कि एक इस फ्रीक्वेंसी का आपने एक पल्स जनरेट करना है जिसके अंदर ये एक फ्रीक्वेंसी की रेंज आ जाती है। तो जब आप ये पल्स अपने स्पेक्ट्रम को अपने मॉलिक्यूल को देंगे तो इट विल एक्साइट ऑल हाइड्रोजन्स। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अवे रख दें, यानी इंस्टेड ऑफ पुटिंग एग्जैक्टली मैचिंग फ्रीक्वेंसी, जस्ट यूज ए पल्स विच इज स्लाइटली ऑफ to this frequency, then what will happen कि आपकी ये जो decoupling है या जो रेडिएशन है that will not be complete, लेकिन उसके जो coupling constant हैं वो reduce हो जाएंगे। So coupling constant will be reduced if you irradiate sample with off resonance frequency। उससे ये होगा कि अगर आपके पास quartered for example इस तरह का आ रहा है जिसमें coupling constant सपोज करें कि 250 है, 250 हर्ट्ज का कपलिंग कांस्टेंट है और ये काफ़ी ब्रॉडर पीक आ रही है। और इसके साथ ही एक मिथाइलिन है जो ये आप मेथल समझ लें, एंड देन देयर इज ए मिथाइलिन जो इस केमिकल शिफ्ट में करीबी है। अब उसका भी जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट है और वो इस सिग्नल के अंदर आके इंटरफेयर कर रहा है। तो अब यहाँ पे इशू क्रिएट हो गया कि आपके पीक जो हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं। तो अगर आप इसको ऑफ रेजोनेंस से रेडिएट करेंगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये लूज नहीं होंगी, आपके पास ये क्वार्टर उसी तरीके का रहेगा, लेकिन पीक्स जो है वो नैरोअर हो जाएंगी, उनके जो कपलिंग कांस्टेंट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और उनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो अपनी जगह पे ही रहेगी और जो सिग्नल है वो स्प्रेड होने की बजाय कंजेस्टेड और प्रिसाइज हो जाएंगे। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम आता है तो इसमें हमारे पास जो इंटरफेरेंस है वो भी कम हो जाती है और जो सिग्नल मल्टीप्लिसिटी है वो भी उसके अंदर मौजूद रहती है और इस स्पेक्ट्रम को हम ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रम कहते हैं।
ओके, चलें यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ C13 की एडिशनल टेक्निक डिस्कस करेंगे और and we will have quiz also in the next lecture, and that will be probably last class of spectroscopy. तो उसमें ये है कि अगर आप लोग कोई एडिशनल आपको रिव्यू चाहिए या एडिशनल किसी क्लास की ज़रूरत होगी तो we can decide in the dead week. Otherwise, next lecture will be our last lecture, and I request all of you to be present so that आप कोई भी जो issue है with respect to the delivery of course, with respect to concept, वो हम generally discuss करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई question है तो you can ask. सर हमारा वीकेंड के ऊपर एक ग्रांड ट्यूटोरियल हो सकता है या नेक्स्ट वीक के अंदर?